आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार साहू है और वर्तमान में मैं शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर में पदस्थ हूँ। आज के हमारे व्याख्यान का जो शीर्षक है वह है भारत श्रीलंका संबंध। तो भारत श्रीलंका संबंध भी एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसका अध्ययन हम आज करेंगे, क्योंकि भारत के दृष्टिकोण से भारत सभी पड़ोसी देशों के साथ बहुत ही शांति और सहयोगपूर्ण नीति अपनाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि श्रीलंका जो देश है उसकी स्थिति कैसी है और वहाँ की जनसंख्या की संरचना कैसी है, क्योंकि यह आने वाले जो जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिन समस्याओं का हम उल्लेख करेंगे उनको समझने में हमको मदद होगी। तो हम देखते हैं कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है और जो तमिलनाडु की मुख्य भूमि है उसके पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर करीब 30 मील दूरी पर स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है और इसकी जनसंख्या करीब 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है। और इसकी जो जनसंख्या संरचना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ करीब 20% तमिल जाति के लोग रहते हैं, जाति समूह के लोग रहते हैं और वहाँ का जो बहुसंख्यक आबादी है वो सिहला समुदाय से बिलोंग करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ की जो जनसंख्या की संरचना में तमिल जाति समूह के भी हैं और सिहला समूह के भी। जो सिहला है उनका धर्म बौद्ध है और जो तमिल है उनका हिंदू धर्म है। और जो श्रीलंका की स्थिति है तो हम देखेंगे कि पूरे हिंद महासागर में उसकी स्थिति बहुत ही सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो खाड़ी के देशों का पूरा जो समुद्री व्यापार होता है, जो भी पूर्वी एशिया के देशों से, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सारा का सारा जो रास्ता है वह उस रूट पे पड़ता है। तो इसका एक बहुत ही रणनीतिक महत्व भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसका सामरिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। अब हम देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच किन किन मुद्दों पर क्या क्या दोनों पक्षों का विवाद है और राय है। तो शुरुआत से ही हम देखें तो भारत और श्रीलंका के मध्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान में श्रीलंका का जो सिहला समुदाय है, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनका भी धर्म है और प्राचीन समय से ही सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है दोनों देशों के बीच में। लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में काफी विषयों पर दोनों देशों के जो मत हैं वो विभिन्न हैं। तो हम देखते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ और उसी समय 1948 में भी श्रीलंका ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ और जब ब्रिटेन शासन से मुक्त हुआ तो उसने ब्रिटेन से एक सुरक्षा समझौता भी किया। उसका यही मानना था कि जो निकट में उसके एक विशाल भारत देश है, यदि वो ब्रिटिश से स्वतंत्र हो गया श्रीलंका और यदि ब्रिटिशर से उन्होंने जो सुरक्षा संधियां की है वो यदि नहीं करेगा तो निश्चित रूप से भारत एक खतरे के रूप में उसको देखता है। भारत को वो एक सुरक्षा चिंता के रूप में लेता है। तो इस कारण से उसने समझौता किया। इसके बाद जो प्रमुख और जो समस्याएं हैं वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है तमिल समस्या। जो तमिल जाति समूह, जैसा हमने अभी पूर्व में वर्णन ही किया कि वहां की करीब 20% आबादी जो है वो तमिल है और तमिल में भी वहां जो दो ग्रुप हैं तमिल में। एक तो वो जो बहुत पहले से प्राचीन समय से ही तमिलनाडु से जाकर के वहां बस गए हैं बहुत काफी दिनों से, और दूसरे वे तमिल हैं जो ब्रिटिश शासन के समय में चाय बागान और अन्य क्षेत्रों में मजदूरी करने भारत से गए थे। तो ये तमिल की जनसंख्या की संरचना है। तो जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ तो वहां बहुसंख्यक तो सिहला समुदाय था। जो तमिल समुदाय है वो करीब 20% है, वो अल्पसंख्यक समुदाय में था। लेकिन तमिल जो समुदाय है वह हर दृष्टिकोण से, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से ले, व्यापारिक, शैक्षणिक, सभी दृष्टिकोणों में वो काफी मजबूत थे।
तो जब श्रीलंका आजाद हुआ तो उन लोगों ने सोचा कि यदि तमिलों के वर्चस्व को कम करने के लिए उन लोगों ने सबसे पहले 1948 में जो नागरिकता संशोधन कानून आया, उसमें करीब 8 से 10 लाख जो तमिल्स थे उनको उनकी नागरिकता छीन रही थी। तो ये तमिल समुदायों में असंतोष का कारण था और धीरे धीरे उन्होंने इनका विरोध करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि वे लोग भी वहां काफी दिनों से रह रहे थे और यदि उनको नागरिकता छीन जाएगी तो वे लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिर 1956 में एक और श्रीलंकाई संसद ने कानून पारित किया, वह था सिंहला जो भाषा है उसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया और सभी सरकारी कामकाज और जो शिक्षा का भाषा था उसमें भी उसको एकमात्र भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे जो तमिल समुदाय में थे, जो प्राचीन समय से भी वहां रह रहे थे, वे तमिल और जो भारतीय तमिल दोनों को समस्याएं हुई, क्योंकि अब उनकी नौकरी भी जा सकती थी, क्योंकि उनको या फिर उनको नई भाषा सिंहला भाषा सीखना पड़ता। इस दृष्टिकोण से धीरे धीरे उन्होंने अपने रोजगार छीनने या आर्थिक परेशानियों के कारण इनका विरोध करना शुरू किया, लेकिन ये विरोध बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से था और छिटमुट विरोध चलता रहा। अब इस बीच चूंकि भारत में तमिलनाडु जो है वहां भी तमिल समुदाय के लोग रहते हैं, तो भारत ने उस पर रुचि लेकर के श्रीलंका में तमिलों की समस्याओं को सुलझाने के लिए श्रीलंकाई सरकार से काफी बातचीत भी की, कुछ समझौते भी हुए, परंतु श्रीलंका तमिलों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उतना ध्यान नहीं दिया। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि श्रीलंका जब भारत चीन का युद्ध हुआ और भारत की इसमें हार भी हुई और धीरे धीरे तमिलों का वहां विरोध बढ़ता गया, तो भारत के विरुद्ध श्रीलंका ने पाकिस्तान और चीन से अपनी संबंधों को प्रगाढ़ करना शुरू किया। चीन को कुछ समुद्री उन्होंने रियायत भी दी, पाकिस्तान से भी उन्होंने सहयोग लिया। जब 1971 युद्ध में नए बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उसको सदस्यता देने में भी विलंब किया और जो पाकिस्तान के वायुयान जो बांग्लादेश जा रहे थे उनको भी अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी। अमेरिका से भी उसका गठजोड़ पड़ा, क्योंकि शीत युद्ध की राजनीति में कोई भी भूभाग विश्व का अछूता नहीं रह सकता था। तो श्रीलंका भी जब 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता और मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ, तो अमेरिका ने श्रीलंका में वहां के एक बंदरगाह में अपने सैनिक और प्रभाव जमाया और साथ ही साथ जो वॉइस ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका का रेडियो ये है, उसका भी स्टेशन वहां बनाया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन से श्रीलंका की दोस्ती बढ़ती गई और ये जो भारत की सुरक्षा चिंताओं के लिए महत्वपूर्ण था। तो अब हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे जो तमिलों का विद्रोह था वो बढ़ता गया। 1976 में एलटीटी की स्थापना हुई और एलटीटी का मुख्य मांग यही था कि एक नए तमिल बहुल इलाकों में एक नए राज्य की स्थापना, जो कि श्रीलंका के उत्तरी जाफना प्रायद्वीप में और जो पूर्वी भाग है ट्रिंकोमाली वहां और बाटिकोला का जो रीजन है उस क्षेत्र में उनकी जो जनसंख्या ज्यादा, उसको क्षेत्र को नया मिलाकर के तमिल इलम नए राज्य की बनाने की उन्होंने घोषणा की। और फिर धीरे धीरे 1983 से हम देखें 86 तक तो तमिलों का जो संघर्ष था वो अब उनका स्वरूप बदल गया था। हिंसक संघर्ष वहां होने लगे थे और गृह युद्ध भी छिड़ गया था, क्योंकि जो श्रीलंकाई सरकार थी वह भी कठोरता से तमिलों के का दमन कर रही थी। इसी बीच 1987 में जब श्रीलंका की सरकार ने एलटीटी को चारों तरफ से घेर लिया था, तो मानवीयता के आधार पर भारत ने श्रीलंका में जो तमिलों के लिए ऑपरेशन ईगल चलाकर कुछ खाद्य सामग्री उन्होंने प्रोवाइड किया। और उसके बाद जो भारत के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे और वहां जो जयवर्धने दोनों के बीच में श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच में समझौता हुआ, जिसके आधार पे भारत ने
श्रीलंका में गृह युद्ध को रोकने के लिए भारत से शांति सैनिक और वहां शांति और व्यवस्था बनाने के लिए शांति सैनिक भी श्रीलंका भेजे। तो ये जो समझौता था जयवर्धने और राजीव के बीच के, जिसके आधार पे भारत के सैनिक वहां गए थे, लेकिन इन शांति सैनिकों का विरोध दोनों तरफ से होने लगा। एलटीटी ने भी विरोध किया और श्रीलंका की सरकार भी नहीं चाहती थी कि वो उसकी संप्रभुता पे इसका हनन हो। तो धीरे धीरे उनका विरोध भी बढ़ता गया और जब प्रेमदासा वहां के राष्ट्रपति बने 1988-89 में, तो उन्होंने भारत के शांति सैनिकों की वापसी के लिए भारत सरकार को कहा और धीरे धीरे भारत सरकार ने शांति सैनिकों को वापस बुलाया। इस शांति सैनिक अभियान में भारत को बहुत क्षति भी हुई और जिस काम के लिए गया था वह भी नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से ये भारतीय विदेश नीति के एक कड़वी याददाश्त और यादों के रूप में है। इसके बाद से फिर हम देखते हैं कि 1991 में एलटीटी के द्वारा राजीव गांधी का हत्या भी कर दी गई और इस हत्याकांड के बाद तो भारत और श्रीलंका के संबंधों में बहुत ही ज्यादा तनाव और विरोध और संघर्ष होने लगा। तब से लेकर के हम देखते हैं कि आगे फिर 2009 में जब एलटीटी के मुख्य जो चीफ कमांडर था, जो प्रभाकरण था, उसकी जब हत्या हो गई और एलटीटी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, उसके बाद से फिर भारत और श्रीलंका के बीच में तमिल को इशू को लेकर के धीरे धीरे अब कुछ संभावना बन रही है, सहयोग बन रही। भारत तमिलों के पुनर्वास के लिए अभी भी काफी वहां सहयोग भी कर रहा है, लेकिन वहां जो समझौते के द्वारा जो भारत और श्रीलंका के बीच में तमिलों को अधिकार देने, उनके क्षेत्रों में स्वायत्तता और शासन स्थापित करने के बारे में था, उसमें अभी भी कुछ कठिनाइयां हैं, ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। तो ये भी अभी भी वर्तमान में भारत के लिए चिंता का विषय है। फिर भी इस क्षेत्र में अब विवाद करीब करीब समाप्त हो गया है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका हमेशा से भारत पर यह आरोप लगाता रहा कि एलटीटी को भारत पनाह देता है, प्रशिक्षण देता है। इस कारण भी उसने हमेशा भारत का विरोध किया कि वह उसकी सुरक्षाओं का ध्यान नहीं रखता, उसकी संप्रभुता पर, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और इसी कारण से उसने अन्य सहयोगी देशों, अन्य जो शक्तियां थी, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान के साथ भी अपना मित्रता किया। तो ये तमिल समस्या के बारे में जानकारी है। इसके बाद हम लेते हैं मछुआरों की समस्या। तो मछुआरों की समस्या के लिए हमको जानना पड़ेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक पतली सी समुद्री रेखा है, जो पाक जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है, यह 10 से 30 मील के बीच में है, ज्यादा चौड़ाई नहीं है इसकी। और जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है, उसके अनुसार किसी भी देश के जो मूल भूमि है उससे 12 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र में वह उसका संपूर्ण अधिकार होता है। तो इस कारण से जो भारतीय मछुआरे हैं, जाने अनजाने एक दूसरे की सीमाओं को लांघ लेते हैं। इसको लेकर के भी दोनों के बीच में समस्याएं चलती रहती हैं। 1974 में दोनों के बीच में समुद्री रेखा का विभाजन भी किया गया, फिर भी छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। फिर हम देखते हैं एक और विवाद का विषय था कच्छातीव द्वीप करके। ये भी एक निर्जन द्वीप था जहां मछुआरे मछली पकड़ने के बाद आराम के लिए जाते थे, लेकिन कई बार श्रीलंकाई सरकार ने वहां अपना अधिकार, अपना दावा किया और भारतीय मछुआरों को पकड़ भी लिया था। तो इस बारे में भी विवाद करीब करीब समाप्त हो गया, क्योंकि 1974 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनको कच्छातीव द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और विषय हैं जिन पर भी हमको ध्यान देना है। एक तो श्रीलंका का, जैसा हमने पहले ही बताया कि हिंद महासागर में जो समुद्री मार्ग के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक महत्व है। तो इसको लेकर के जो वर्तमान में हम देखते हैं कि जो चीन है, चीन ने वहां हम्बनतोटा जो बंदरगाह है उसको विकसित करने के लिए काफी कुछ निवेश किया है और करीब 99 साल के लीज पर भी उसको लिया। तो भारत की तरफ से इसका बहुत विरोध किया गया,
क्योंकि वह नहीं चाहता कि चीन उतना उसके निकट आ जाए। निकट आ जाने से भारत के लिए निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह खतरा के रूप में रहेगा, तो भारत इसका लगातार विरोध करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि श्रीलंका का पाकिस्तान की तरफ भी काफी झुकाव रहा है, तो वह भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत चाहता है कि जो श्रीलंका है वहाँ विदेशी जो भी शक्तियां हैं वो अपने सैनिक अड्डे या अपना प्रभाव ना जमा पाए, तो ये भी एक मुद्दा है। अब हम देखते हैं कि कुछ सहयोग के भी मुद्दे हैं। दोनों देशों के बीच में सहयोग भी हो रहा है, और यह सहयोग सबसे अधिक तो आर्थिक क्षेत्र में हम देख सकते हैं। दोनों देशों के बीच में काफी व्यापार होता है। श्रीलंका भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, और भारत ने वहां के तमिलों के पुनर्विकास के लिए भी काफी सहायता दी है। भारत की जो रेल निर्माण कंपनी है इरकॉन, वह भी वहां रेल लाइन के निर्माण में लगी हुई है। दोनों देशों के बीच में स्टीमर सेवाएं भी प्रारंभ की गई हैं, तो काफी कुछ सहयोग की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में 2015 में असैन्य परमाणु समझौता भी हुआ है, और यह श्रीलंका के ओर से किसी भी देश के साथ पहला परमाणु असैन्य समझौता था, जिसके तहत भारत परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए ज्ञान और तकनीकी सहायता श्रीलंका को उपलब्ध कराएगा। तो इस बारे में भी काफी कुछ समझौते हुए हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग के बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं। व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिन पर सहयोग करने से काफी कुछ संभावनाएं हैं। जैसे भारत अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण शक्ति है, और श्रीलंका चाहे तो इसका लाभ ले सकता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी दोनों के देशों के बीच में काफी सहयोग हो सकता है। सार्क के माध्यम से लगातार सहयोग बढ़ ही रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में लगातार सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक चीज और हमको ध्यान में रखना है कि अभी फरवरी में जब वहां महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो सबसे पहले उसने भारत की यात्रा की। ऐसा माना जा रहा था कि महिंदा राजपक्षे चीन की ओर उनका झुकाव है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की, और ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से श्रीलंका के नीति में भी अब जो चीन की ओर झुकाव था वह थोड़ा कम हो रहा है। इसका जो मुख्य कारण यही है कि चीन की जो कर्ज नीति, चीन किसी भी देश को ज्यादा कर्ज प्रदान करने के बाद वहां अपना धीरे धीरे प्रभाव जमाने लगता है, और तो श्रीलंका इस बात को धीरे धीरे महसूस भी कर रहा है, क्योंकि उसने अफ्रीका का अनुभव भी लिया, जहां चीन ने कर्ज देकर के किस तरीके से वहां की पूरी चीजों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ ही भारत के जो सकारात्मक पहल है वह भी श्रीलंका ने उस बात को भी समझा है, और इस कारण से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो लगातार बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक भारत और श्रीलंका के बीच में संबंधों का एक चर्चा थी, एक वर्णन करने का प्रयास किया गया है, और पूरे दक्षिण एशिया में और सार्क में भी सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।